नमस्कार मित्रों, 10 अप्रैल 1912 एमआरएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज जो कि अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। इसके अंदर बड़ी बड़ी अमीर हस्तियां सफर कर रही थी, ऐसे लोग जो अमेरिका जा रहे थे अपनी जिंदगी की बेहतर तलाश। इस विशाल जहाज की कमांड संभाले थे 62 साल के कैप्टन एडवर्ड जोन्स। पैसेंजर में, पब्लिक में और मीडिया में काफी एक्साइटमेंट था इस जहाज को लेकर। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप जहाज था जिसकी लंबाई करीब 269 मीटर थी और ऊंचाई लगभग 50 मीटर से भी अधिक थी। उस जमाने में इस शिप को बनाने की लागत कम से कम $8 मिलियन पड़ी थी। शिप के अंदर की फैसिलिटी और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी एक बार के लिए पीछा छोड़ सकते। और दोस्तों, जिस तरह की सेफ्टी फैसिलिटी इस जहाज में यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड की थी, उन्हें देखकर लग रहा था कि ये एक अनसिंकेबल जहाज है, जिसे लोगों ने अनसिंकेबल शिप के नाम से भी जानना स्टार्ट। एक ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम है जिसने इसे मेड किया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने श्योर थे इस जहाज की सिक्योरिटी को लेकर के कि उन्होंने इस जहाज को अनसिंकेबल शिप भी कहा था। जैसे ही शिप अपनी पहली सफर की स्टार्टिंग करता है, वैसे ही 2 दिन बाद 12 अप्रैल 2012 को इसकी पहली आइस वार्निंग इसे मिलने लग जाती। आइसबर्ग यानी कि जिस अंटार्कटिक ओशियन को पार करके ये सभी न्यूयॉर्क जा रहे थे, उसी बीच इन्हें यहाँ पर बड़े बड़े आइसबर्ग होने की वार्निंग यहाँ पर इन्हें दी जाती। इन वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक कम से कम 2 बार अपना यहाँ पर पाथ चेंज कर, लेकिन अपनी स्पीड कभी कम नहीं करता है। लगभग 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और बड़ी आइसबर्ग वार्निंग ने यहाँ पर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, कैप्टन स्मिथ और उनका क्रू इन आइस वार्निंग को यहाँ पर इग्नोर कर देते। देखते ही देखते सूरज ढल जाता है और यहाँ पर रात हो जाती है। इस 14 अप्रैल की रात की एक खास बात यह है कि उस रात यहाँ पर कोई भी मून यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर विजिबिलिटी एकदम 0 हो गई। जहाज में आगे की तरफ एक प्लेटफॉर्म होता है जिसे हम यहाँ पर लुक आउट पॉइंट भी कह सकते। यहाँ पर एक आदमी को बैठा करके रखा जाता है ताकि वो नजर रख सके कि शिप के जहाज के आगे यहाँ पर क्या आ रहा है और यहाँ पर क्या नहीं आ रहा। बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही थी, साथ ही रात का वक्त था, इसलिए यहाँ पर विजिबिलिटी और भी ज्यादा कम हो गई थी। रात के 11:39 पर पैट्रिक फिलिप्स का नाम का ये व्यक्ति जो कि लुक आउट पॉइंट पर बैठ देखता है कि अचानक से एक बड़ा आइसबर्ग आ चुका है। वे जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है ताकि ऑफिसर सुन सके। बाद में वो यहाँ पर कॉल भी करता है कि हमारे सामने एक बड़ा आइसबर्ग आ चुका, जल्दी से जहाज की डायरेक्शन मोड़ो। लेकिन दोस्तों, बड़ी ही देर हो जाती है और ये शिप यहाँ पर बड़े आइसबर्ग से जाकर के टकरा जाती है। ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था, लेंथ में लगभग 200 बाई 400 फीट का था, जो कि एक फुटबॉल ग्राउंड से भी काफी बड़ा होता। आइसबर्ग के ये टकराव फ्रंट के राइट साइड पर हुआ था, जहां पर आइसबर्ग के नुकीले किनारों की वजह से यहाँ पर इसके आउटर वॉल में लगभग एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। जिस हिस्से पर इम्पैक्ट हुआ था आइसबर्ग का, उसे यहाँ पर बो कहा जाता है। दरअसल बो किसी भी जहाज का वह हिस्सा होता है जहां से पूरे जहाज को कंट्रोल किया जा सकता। फिर वो देखते हैं कि जहाज के कितने हिस्से को नुकसान पहुंचा। जब वो देखते हैं कि जहाज का एक बड़ा हिस्सा पानी से भर चुका है, तब क्रू मेंबर्स को लगने लगता है कि अब उनका बचना बड़ा ही मुश्किल है। Iceberg grazed the right side of the ship. Lifted up quickly. Everything that was movable was going through. पहले उन्हें लगता था कि जहाज तो अनसिंकेबल शिप है, इसे तो डूबा ही नहीं जा सकता। अब रात के करीब 12 बज चुके थे। कैप्टन स्मिथ यहाँ पर ऑर्डर देते हैं कि डिस्टेंस रेडियो सिग्नल्स भेजे जाएं ताकि आसपास में जो भी यहाँ पर शिप प्रेजेंट हो वो इन सिग्नल्स को यहाँ पर रिसीव कर सके और हमारी मदद के लिए यहाँ पर आ सके। ये सभी रेडियो सिग्नल्स पास में ही मौजूद एक RS कारपेथिया नाम के एक शिप को मिलते हैं। हालांकि वे शिप यहाँ पर इनके काफी पास था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर लगभग 107 किलोमीटर की बड़ी दूरी पर थी। अगर RS कारपेथिया इनकी तरफ फुल स्पीड में भी अगर आता है, पहुँचता है, तब भी उसे पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे का समय लग जा सकता है। पैसेंजर को लाइफ बोट में बिठा करके शिप से नीचे उतारे जाने लगा। लेकिन दोस्तों, 4000 पैसेंजर की एक बड़ी स्ट्रेंथ को
बोट्स के जरिए नीचे उतारना काफी मुश्किल था। ऐसे में उनके पास यहाँ पर जरूरत की बोट्स भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। देखते ही देखते दोस्तों आगे का जो जहाज का जो हिस्सा था वो पानी में पूरी तरह यहाँ पर डूब चुका था। अनबैलेंस की वजह से टाइटैनिक जहाज यहाँ पर 2 हिस्सों में बट चुका और यहीं पर टाइटैनिक का सफर खत्म हो जाता। हालांकि दोस्तों टाइटैनिक शिप की जो मिस्ट्री है वो यहाँ पर बहुत काफी ज्यादा बड़ी है। ऐसे में इसे यहाँ पर इस 4 से 5 मिनट की वीडियो में समझना काफी मुश्किल हो सकता है। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं यहाँ पर एक फुल डिटेल वीडियो इस टॉपिक पर, तो ऐसे में आप इस वीडियो में लगभग 500 लाइक्स और 50 कमेंट का एक मिनी टारगेट को पूरा करने में, एक अचीव करने में मेरी यहाँ पर मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपनी किसी यहाँ पर नई वीडियो।